हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं सिद्धि और आज मैं आप लोगों के साथ में जुड़ी हूं एक स्पेशल सेशन को लेकर। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली हुए एलडीसी एग्जाम 2026 के अंदर जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस आए हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए, अब सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म से, चाहे आप व्हाट्सएप के ग्रुप्स उठाकर देख लो, टेलीग्राम के ग्रुप्स उठाकर देखो, हर जगह सिर्फ एक ही बात चल रही है कि हमारे साथ तो धोखा हो गया। कि क्वेश्चंस आने थे 50 मैथ्स के, 50 साइंस के, लेकिन 25-25 में ही मामला समट गया ऑलमोस्ट। और जीके पहुंच गई भारी भरकम वेटेज के साथ में, वो भी करंट अफेयर्स लेकर। तो ऐसे में जो बच्चे मैथ्स और साइंस को प्रायोरिटी लेकर देकर गए थे उनका थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया क्वेश्चंस का। तो ऐसा हुआ क्यों? थोड़ा सा अगर हम टाइम में पीछे जाएं, जब नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उस समय की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे नोटिफिकेशन के अंदर, सिलेबस के अंदर कहीं पर भी ये चीज नहीं दे रखी थी कि मैथ्स में से कितने क्वेश्चन आएंगे, साइंस में से कितने क्वेश्चन आएंगे एंड जीके में से कितने क्वेश्चन आएंगे। ये सब चीजें कहीं नहीं दे रखी थी। आप देखिए, जो दे रखा था उसमें ये दे रखा था कि हमारे पास में पेपर 1 आएगा, ठीक है। पेपर फर्स्ट के अंदर हमारे से जीके पूछी जाएगी, मैथ्स पूछी जाएगी और साइंस पूछी जाएगी। ये चीज दे रखी थी। दूसरी चीज दे रखी थी कि 150 क्वेश्चंस आएंगे। तीसरी दे रखी थी कि 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। कहीं भी ये चीज नहीं बांट रखी थी कि इन 150 में से 50-50 के अंदर टोटल ये बट रखे हैं। कहीं ये चीज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर नहीं दे रखी थी। तो ये चीज कहां से आई? कुछ टीचर्स ने, ऑलमोस्ट सभी ने क्या किया, पुराने पेपर्स, पिछले सालों के पेपर्स निकाले, उनके अकॉर्डिंग, उनके एक अंदाजे के अकॉर्डिंग आपको एक मोटा मोटा तौर पर ये बताया कि 50 क्वेश्चन मैथ्स के, 50 साइंस के, 50 जीके के आएंगे। और वो अंदाजा इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया, इतना ज्यादा वो अंदाजा हर जगह हाइप हो गया कि हमने उस अंदाजे को ही सच मान लिया और हम उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर चले गए। लेकिन इसमें गलती सिर्फ उन हाइप बनाने वाले टीचर्स की भी नहीं थी, इसमें गलती उन सब बच्चों की भी थी जिन्होंने उन टीचर्स को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया। उन्होंने खुद ने नोटिफिकेशन उठाकर नहीं देखा, सिलेबस खोलकर नहीं देखा कि क्या कहीं पर ये 50-50 वाली बात दे रखी है, नहीं देखा। उन्होंने उन टीचर्स को ही ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया, टीचर्स पर ही जिन्होंने अपने थंबनेल्स पर 50/50 मार्क्स मैथ्स में इस तरीके से आएंगे, 50/50 साइंस में इस तरीके से आएंगे लगा रखा था। तो ऐसे में उन बच्चों की नैया बहुत ज्यादा डगमगा गई जो मैथ्स और साइंस को प्रायोरिटी देकर गए थे। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, हम उसको बदल नहीं सकते। लेकिन सच्चा एस्पिरेंट वही होता है जो अपनी की गई गलतियों से सीख ले और उसको आगे अपने जीवन में ना दोहराए। तो उसी के साथ, इसी नई अप्रोच के साथ हम एक आज से हम ये ठान लेते हैं कि जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे, उस एग्जाम की तैयारी के जो सिलेबस होगा उसका हम प्रिंट लेकर रखेंगे और उस प्रिंट को हम पढ़ेंगे, एक एक लाइन देखेंगे कि क्या मार्किंग स्कीम क्या है, नेगेटिव मार्किंग है तो कितनी है, एक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स मिल रहा है, एक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स कट रहा है। सारी चीजें हम खुद अपनी आंखों से जब तक नहीं देखेंगे तब तक हमें किसी पर भरोसा नहीं करना। ये चीज हमें इसके बाद में सीख मिलती है एलडीसी एग्जाम के बाद में। तो इसी नई अप्रोच के साथ में मैं आप लोगों के साथ जुड़ रही हूं रीट प्री लेवल 1 की मैथ्स को लेकर इस चैनल के ऊपर, जिसके अंदर हम इतने डिटेल से हर चीज को हर एंगल से पढ़ लेंगे, हर टॉपिक को हर तरीके से पढ़ लेंगे कि चाहे उस टॉपिक का वेटेज एग्जामिनर बढ़ा दे, चाहे उस टॉपिक का वेटेज एग्जामिनर घटा दे, चाहे उसको ऐसे पूछे वैसे पूछे, कैसे भी गोल घुमाकर पूछ ले, हमारा नंबर नहीं कटेगा और हमारा सिलेक्शन कोई वेटेज डिसाइड नहीं करेगा। लेकिन रीट के सफर को शुरू करने से पहले एक बार हम मैथ्स के जो 25 क्वेश्चन हमारे एलडीसी एग्जाम में आए हैं, 25 ही आए, भले 50 नहीं तो 25 आए, इनसे हम एक अंदाजा ले लेते हैं एग्जामिनर की बदलती मेंटालिटी का कि वो किस तरीके से क्वेश्चन दे रहा है। क्योंकि अब सीधे सीधे क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। जैसे क्वेश्चंस आया करते थे कि साइड्स दे दी, आपको भुजाएं दे दी ट्राइंगल की, अब आप उसका एरिया निकालो, वैसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। अब क्वेश्चंस आ रहे हैं असर्शन रीजन,
थ्योरी वाले क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं, मैथ्स में से भी थ्योरी निकाल निकाल कर पूछी जा रही है, एनसीईआरटी की लाइंस को थ्योरी के रूप में पूछा जा रहा है। तो हम पैटर्न देख लेते हैं, एक लेवल देख लेते हैं कि किस तरीके से पूछे गए हैं क्वेश्चन, फिर उसी के साथ में हम हमारी रीट की तैयारी शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमारे आया है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी वाले पोर्शन से, जो हमारा स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है, सांख्यिकी, उसमें से हमारे पूछ रखा है एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है ये कि वर्गीकृत डेटा के माध्य की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसकी विधियों के बारे में? माध्य की गणना। माध्य यानी कि हमारा जो मीन होता है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, दोनों लैंग्वेजेस, हिंदी भी और इंग्लिश भी, यानी कि दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स इस क्लास को आराम से देख सकते हैं, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेजेस में बताऊंगी। भले यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, मैं बातें दोनों लैंग्वेज में बताऊंगी, हिंदी में भी बताऊंगी, इंग्लिश में भी बताऊंगी, तो आराम से आप आगे का देखेंगे। वर्गीकृत डेटा के मीन की हमें माध्य की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों के, अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो हम मीन निकालते हैं, वैसे तो ये रीट में स्टैट्स वाला पार्ट है नहीं, लेकिन हम देख लेते हैं, जब हम क्वेश्चन देख ही रहे हैं तो हमें जब मीन निकालना होता है तो हम उसकी 3 विधियों को फॉलो करते हैं। पहली जो विधि होती है हम उसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। पहली विधि जो हम फॉलो करते हैं वो है डायरेक्ट मेथड। दूसरी विधि जो हम फॉलो करते हैं वो है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड को हम हिंदी में कहते हैं कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। और तीसरा है हमारे पास में स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सोपान विचलन विधि। इन तीन तरीकों से हम क्या करते हैं? इन 3 तरीकों से हम एक मीन कैलकुलेट करते हैं। माध्य को हम कैलकुलेट करने के लिए ये 3 मेथड्स का यूज करते हैं, जिसमें से 2 मेथड के ऊपर, 2 मेथड के अंदर यहां पर क्वेश्चन जनरेट कर दिया। और एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। डायरेक्ट एक बेसिक बात पूछी है, बट कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में पूछी है। सबसे पहली तो जो बात पूछी है वो है अज्यूम मीन से, और दूसरी पूछी है स्टेप डेविएशन यानी कि सोपान विचलन से। तो हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड होता है, जो हमारा अज्यूम मीन मेथड होता है, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसको निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जिसमें जो ये ए जिसमें जो ये ए होता है ना, इसको हम कहते हैं अज्यूम्ड मीन, यानी कि कल्पित माध्य। अज्यूम्ड मीन यानी कि कल्पित माध्य, वो माध्य, वो मीन जिसे हम सोचे, कल्पना करें, जिसकी हम जिसे अज्यूम करें। ऐसा माध्य नहीं है, कोई ऐसा मीन नहीं निकल कर आएगा आंसर में, ये हम खुद से सोच रहे हो। और इसकी जगह, ए की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी दुनिया जहान का नंबर आपको याद आए, 0 से लेकर पॉइंट वाले नंबर या कोई भी नंबर आप ए की जगह रख सकते हैं। तो भी हमारा जो कैलकुलेटेड मीन आएगा, जो हमारे एक्स बार की वैल्यू आएगी, वो सेम आएगी। आप पहले 0 रख के देखेंगे तो भी एक्स बार की वैल्यू वही आएगी। जब आप 5.5 रख देंगे, अगर आपने 5.5 रखा तो भी वही वैल्यू आएगी। अगर आप 7 रख देंगे, 100 रख देंगे, 50, कुछ भी रख दीजिए, ए की वैल्यू आप कुछ भी रख देंगे, आपके जो मीन की वैल्यू आएगी, जो कैलकुलेटेड मीन होगा, उसकी वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो हमारा जो पहला कथन है, जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, वो ये दे रखा है कि कल्पित माध्य अज्यूम मीन विधि में अंतिम रूप से परिकलित माध्य यानी कि कैलकुलेटेड मीन
कैलकुलेटेड मीन दे रखा था। अच्छा, कैलकुलेटेड मीन कल्पित माध्य ए के चयन से पूर्णतः स्वतंत्र होगा, यानी कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होगा। यही चीज मैंने अभी बताई कि आप ए की कोई भी वैल्यू रख देंगे, आपका जो एक्स बार यानी कि जो आपका कैलकुलेटेड मीन होगा वो ए पे डिपेंड नहीं करेगा। ए की वैल्यू कुछ भी रख दो, एक्स बार की वैल्यू वही आएगी। तो क्या वो इस पे डिपेंड कर रहा है? क्या वो उसके ऊपर वेराई करेगा? नहीं करेगा। इसलिए जो पूर्णतः स्वतंत्र होगा यानी कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि जो हमारा कथन फर्स्ट है वो एकदम सही है, बिल्कुल उसमें गलती नहीं है। अब कथन नंबर दूसरा है, वो दे रखा है हमें स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में, सोपान विचलन विधि यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो भी देख लेते हैं हम। स्टेप डेविएशन मेथड को निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे h के साथ में। यहां पर ये जो h होता है ना, जो ये h दे रखा है आपको, ये h होता है हमारा क्लास साइज। क्लास साइज इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग आकार। हिंदी में हम इसको कहते हैं वर्ग आकार, हमारी क्लास साइज। अब कथन पढ़ते हैं। कथन क्या दे रखा है? सोपान विचलन विधि यानी कि स्टेप डेविएशन मीन गणितीय रूप से सुविधाजनक और अनुप्रयुक्त होती है, भले ही बारंबारता बंटन यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के वर्ग आकार निरंतर असमान हो। असमान यानी कि अनइक्वल हो। असमान का मतलब हो गया अनइक्वल हो। ये पूछा गया है, मतलब ये दिया गया है, तो आपको बताना है h क्या होता है? क्लास साइज। क्लास साइज कैसे निकालते हैं? जो हमें वर्ग अंतराल दे रखे होते हैं, जो हमें क्लास इंटरवल दे रखे होते हैं, वर्ग अंतराल दे रखे होते हैं, उसके अंदर जब हम डिफरेंस निकालते हैं तब जाकर हमारा h की वैल्यू आती है। अब अगर वर्ग अंतराल सारे अलग अलग दे रखे होंगे यानी कि असमान अनइक्वल दे रखे होंगे, तो क्या हमारी जो वैल्यू आएगी h की, क्या वो एक आएगी? नहीं, हर इंटरवल के लिए h की वैल्यू अलग आएगी। इससे क्या होगा? हमारी कैलकुलेशन डबल हो जाएगी। बट हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, 3 मेथड हम यूज करते हैं माध्य की गणना करने के लिए। जो 3 विधियां हम यूज करते हैं वो हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब अगर हमारी कैलकुलेशन और ज्यादा डिफिकल्ट हो रही है और ज्यादा टफ हो रही है, तो क्या ये कथन सही है? नहीं सही है। इसमें दे रखा है अनइक्वल होने पर हमारी कैलकुलेशन, हमारी गणितीय रूप से जो ये विधि है वो सुविधाजनक हो जाएगी, यानी आसान हो जाएगी। क्या आसान होगी? नहीं होगी, कैलकुलेशन उल्टा डिफिकल्ट हो जाएगी। तो जो हमारा कथन नंबर 2 है वो गलत हो जाएगा, यानी कि कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है, ट्रू एंड फॉल्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बिंदुओं a b और b -a, -b के बीच की दूरी क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला आपको याद करना होता है इसके अंदर, और वो फॉर्मूला लगा के आप इसका आंसर बहुत इजीली निकाल सकते हो। दूरी है, दूरी निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला हम इसको कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बता देती हूं मैं आपको। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला d इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। अब हमारे को क्वेश्चन में ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो हमारा x1 क्या है? a, x और y1 क्या है? b। वैसे ही x2 क्या है? -a, और y2 क्या है? -b। अब x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू हम इस फॉर्मूला के अंदर रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हमने x2 की वैल्यू रखी -a, माइनस x1 की वैल्यू a इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू हमने रखी माइनस का b, माइनस का और हमने y1 की क्या वैल्यू रखी? b, तो माइनस का b का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। माइनस का a और माइनस का a कितना हो जाएगा? माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2b का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे।
स्क्वायर में चाहे अंदर माइनस की वैल्यू हो चाहे प्लस की वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू अगर स्क्वायर में आ जाएगी ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर कर देंगे अगर हम किसी वैल्यू का, चाहे वो माइनस है प्लस है डजंट मैटर, अगर हमने उसका स्क्वायर कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि वो प्लस में आ जाएगी। तो -2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a का स्क्वायर, वैसे ही -2b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4b का स्क्वायर। अब हम 4 को कॉमन ले लेंगे, जैसे ही हमने 4 को कॉमन लिया हमारे पास में बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 स्क्वायर रूट होता है 2 का, तो ये 4 जो है ये रूट के बाहर आ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, बहुत ही आसान था। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 प्रेक्षणों, यानी कि और फिर से हमारे पास में एक क्वेश्चन आ गया स्टैटिस्टिक्स का, सांख्यिकी का एक और क्वेश्चन है। 12 प्रेक्षणों यानी ऑब्जर्वेशन के एक समूह यानी कि ग्रुप का माध्य 35 है, मीन दे रखा है हमें। 12 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो 35 है। एक प्रेक्षण जो कि 24 था गलत तरीके से 42 के रूप में दर्ज किया गया था। सही माध्य क्या है? ये होता है कुछ गलत हम लिख देते हैं और हम उसकी पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हमें याद आता है कि हमने तो ये गलत लिख दिया था, एग्जामिनर ने भी यही कर दिया। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि n की मान क्या दे रखा है। n की वैल्यू हमें दे रखी है 12। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास में कितनी है, प्रेक्षणों की संख्या है हमारे पास में 12। अब मीन हमें क्या दे रखा है, जो हमारा मीन है माध्य है वो हमें दे रखा है 35। बहुत ही इजी तरीका है, इसमें कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरीका है। 24 में से 42 को माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि 24 सही वैल्यू है, राइट वैल्यू है। राइट वैल्यू हमारे पास में क्या दे रखी है, राइट वैल्यू हमारे पास में दे रखी है 24। रॉन्ग वैल्यू हमारे पास में क्या दे रखी है, रॉन्ग वैल्यू हमारे पास में दे रखी है 42। अब हमें चेंज निकालना है कि कितने का अंतर है, चेंज निकालना है। चेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, राइट वैल्यू में से रॉन्ग वैल्यू को माइनस कर देंगे। राइट वैल्यू है 24 और रॉन्ग वैल्यू है 42, हमारे पास में आ जाएगा माइनस का 18। चेंज कितना आया, माइनस का 18। अब इस चेंज को हमें जो मीन दे रखा है, जो हमें ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं, उसमें हम इस चेंज को कितना कितना बांटे, यानी कि हर ऑब्जर्वेशन के अंदर कितना कितना चेंज आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इसमें से डिवाइड कर देंगे। किसमें से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में से। तो हम चेंज निकालेंगे, ऑब्जर्वेशंस में से जो हम चेंज निकालेंगे वो कितना निकल के आएगा हमारे पास में, माइनस का 18 अपॉन 12। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस का 1.5, यानी हर ऑब्जर्वेशन में से माइनस का 1.5, यानी कि मीन में हमारे टोटल कितना चेंज आएगा, इसको माइनस कर दो मीन में से। 35 में से हमने माइनस किया 1.5, हमारे पास में वैल्यू आ गई 33.5। दिस इज आवर आंसर, ये है हमारा आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम बहुत मेहनत करते हैं। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 42 को माइनस करेंगे, पूरा बहुत लंबा प्रोसीजर लेकर जाएंगे। तो इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चौथा क्वेश्चन क्या है, एक ठोस बेलन, सिलेंडर, बेलन यानी सिलेंडर, और एक ठोस शंकु, शंकु यानी कि कोन की आधार त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि रेडियस कितनी दे रखी है, r दे रखी है, और ठीक उतनी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी कि परपेंडिकुलर हाइट कितनी दे रखी है, h दे रखी है। बोल रहा है कि जो हमारे पास में सिलेंडर है, जो हमारे पास में सिलेंडर है, उसकी रेडियस और उसकी हाइट, कोन की रेडियस और उसकी हाइट के बराबर है। यानी h का मान और r का मान दोनों ही शंकु के लिए, कोन के लिए और बेलन यानी सिलेंडर के लिए सेम है, समान है। हमें क्या करना है, बेलन की आयतन का, यानी कि बेलन की यानी सिलेंडर की वॉल्यूम का, और शंकु के आयतन यानी कि कोन की वॉल्यूम का रेशियो, अनुपात निकालना है। बहुत आसान है, बट इसमें एक गलती होती है, वो भी मैं बता दूंगी। क्या करना है, हमें पता है
रेशियो निकालना है। रेशियो किस चीज का निकालना है? हमें रेशियो निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम का, किसकी वॉल्यूम के साथ? वॉल्यूम ऑफ कोन। फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन कहीं नहीं गया। मेंसुरेशन का इतना आसान क्वेश्चन है और मेंसुरेशन रीट में भी आता है। चलो सांख्यिकी वाला पार्ट रीट के अंदर नहीं है, लेकिन मेंसुरेशन रीट के अंदर भी है, तो फॉर्मूलाज याद रखने इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच से पूरा पाई आर स्क्वायर एच कट गया, हमारे पास में क्या बचा? 1/1/3। अब एग्जाम के प्रेशर में, उतावलेपन में हम क्या कर देते हैं, ये वाला ऑप्शन करेक्ट करके आ जाते हैं, ध्यान से देखते ही नहीं कि वो बटे के अंदर 1/3 दे रखा है, अपॉन में 1/3 दे रखा है, तो क्या होगा? रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3/1। तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा? 3:1 आ जाएगा। ये छोटी सी मिस्टेक होती है कि हम 1:3 कर आ जाते हैं, पर आंसर क्या है? 3:1 है। ठीक है, सिंपल था एकदम, फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक सांख्यिकी का क्वेश्चन आ गया। सांख्यिकी के कितने ज्यादा क्वेश्चन, अब जिन जिन सब्जेक्ट्स में आपके स्टैटिस्टिक्स वाला जिन जिन एग्जाम्स में स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन लग रहा है, स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन को मजबूत कर लो। एक तो वो आसान है, ऊपर से एग्जामिनर क्या कर रहा है उसकी मेंटालिटी देख लो आप, वो बहुत सारे क्वेश्चंस इसी में से दे रहा है। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे, आपके नंबर बाकियों से ज्यादा आने के चांसेस है, क्योंकि ये बहुत ही इजी सा है। कुछ फॉर्मूलाज याद करने होते हैं, कुछ थोड़ी थ्योरी के पार्ट याद कर लेने होते हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। इसमें हमें बारंबारता बंटन यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। ये हमारे क्लास इंटरवल है, ये हमारी क्लास इंटरवल है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। हमें क्या निकालना है? इस बंटन का माध्य वर्ग यानी मीडियन क्लास हमें इसकी निकालनी है, मीडियन क्लास निकालनी है। और मीडियन क्लास को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम CF निकालेंगे। CF क्या होता है? क्या होता है CF? क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? बहुत आसान तरीका है संचयी बारंबारता को निकालने का। क्या करेंगे? सबसे पहला वाला जो दे रखी है ना फ्रीक्वेंसी, उसको तो एज इट इज लिख देंगे 4। ठीक है, अब हम इसमें प्लस करते जाएंगे। 4 का हमने 5 में प्लस किया, कितना आगे? 9। 9 को 13 में प्लस किया 22। 22 को 20 में प्लस किया 42। 42 को 14 में प्लस किया 56। अब जो ये लास्ट वैल्यू आई है ना, ये जो 56 आया है ना, ये हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई, ये हमारी n की वैल्यू टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई। इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। इसको हमने डिवाइड किया 2 से, तो हमारे पास में क्या आ गया? 28 आ गया। अब हमारे को क्या निकालना है? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास निकालने के लिए जो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी का हाफ है, यानी कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी का आधा करके हमने 28 की वैल्यू निकाली है, 28 से एक ज्यादा जो भी फ्रीक्वेंसी है वही हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। तो 28 से एक ज्यादा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 28 से एक ज्यादा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारी 42 है, क्योंकि उससे पहले तो 22 है, वो 28 से छोटा है। तो 28 से बड़ी कौन सी है? 42 है। 42 के सामने हमारी कौन सी इंटरवल दे रखी है? 125 से 145 तक। ये हमारी क्या हो जाएगी? मीडियन क्लास हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसके अंदर सही हो जाएगा। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका इस तरीके से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अच्छा, असर्शन रीजन, अभिकथन और हमारा कारण। अभिकथन और कारण, अभिकथन को हम इंग्लिश में कहते हैं असर्शन, कारण को हम इंग्लिश में कहते हैं रीजन। हमें अभिकथन दे रखा है और कारण दे रखा है। अब हमें क्या करना है? इसको दोनों को पढ़ना है। सबसे पहले हमें दे रखा है भुजाओं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वाले एक विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलिंग ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स अनइक्वल हो, बिल्कुल भी बराबर नहीं होनी चाहिए, जिनकी सारी साइड्स अलग अलग हो, उसको हम कहते हैं विषम हो। ठीक है ना, विषम हो, विषम नाम दे रखा है।
विषम हो, अलग अलग हो, वो क्या कहलाता है? विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है, स्केलन ट्रायंगल कहलाता है। जैसे कि ये ट्रायंगल है, इसकी एक 3 है, 4 है, 5 है, अलग अलग है। इसका जो क्षेत्रफल है वो हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको। कैलकुलेट करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। कुछ एक पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं, वो हमें याद करने होते हैं, जैसे 3 4 5, ठीक है, जैसे 8 15 17, ऐसे कुछ ये ट्रिपलेट्स होते हैं, हमें इनको याद करने होते हैं। अब ये भी एक ट्रिपलेट है 3 4 5 का, यानी कि जो ये ट्रायंगल बन रहा है, जो ये स्केलन ट्रायंगल बन रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये क्या है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक साइड 5 है, एक साइड 4 है, एक साइड 3 है। अब राइट एंगल में 5 इसी को क्यों लिया? क्योंकि जो हाइपोटेनस होती है वो सबसे बड़ी होती है, जो कर्ण होता है हमारा, ये हमारी कौन सी है? हाइपोटेनियस है, ये हमारा कर्ण है। ठीक है, ये सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये 5 हो गई, 3 और 4। अब हमारे को पता है कितना, हमारे को ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है एरिया निकालने का। कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आधार इंटू हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो इसमें बेस क्या है हमारा? बेस है 4, हाइट है 3, निकाल लो। आधा 3 4, 3 4 12, 12 अपॉन 6, सॉरी 12 अपॉन 2 कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये वाला कथन, असर्शन तो एकदम हमारा सही आ गया, असर्शन तो एकदम सही सही हमारे को दे रखा है, बिल्कुल भी इसके अंदर झूठ नहीं बोला है एग्जामिनर ने, एकदम सच्ची सच्ची बात इसने बोली है। तो हमारा असर्शन तो सही हो जाएगा, असर्शन तो हमारा ट्रू हो जाएगा। अब हम देखते हैं कारण, हमारा रीजन। रीजन दे रखा है किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना के लिए, यानी कि टू कैलकुलेट एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, हीरोन का फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फॉर्मूला जो हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला ये हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। क्या होता है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं, साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैं, और एस जो है वो हमारा अर्ध परिधि है, यानी हमारी सेमी पेरीमीटर जो है, अर्ध परिधि है, वो है एस। और हम एस को कैसे निकालते हैं? एस को निकालने का तरीका होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये हमारी साइड निकल कर, सॉरी सेमी पेरीमीटर एस निकल कर आता है। और जब हम इसको इस फॉर्मूला में पुट करते हैं तो हमारे पास में ट्राइंगल का एरिया आ जाता है। तो अब ये बात एकदम सही है, 9th क्लास की एनसीईआरटी की लाइन है ये, ठीक है, एकदम एक डिट्टो लाइन उठाकर आपको दे दी गई है। अब हमको इन दोनों, ये भी सही है, ये भी सही है, अब इन दोनों में रिलेशन देखना है कि क्या ये इससे रिलेटेड है। हाँ रिलेटेड है, क्योंकि इसको हमने राइट एंगल ट्राइंगल से अपने पाइथागोरस ट्रिपलेट के फॉर्म में करा। अगर हम वो तरीका नहीं लगाएं, हमारा दिमाग उतना नहीं चले, और हमें ये हीरोन्स फॉर्मूला आता है, तो भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, तो भी इसका आंसर 6 सेंटीमीटर आएगा। चलिए देखें कैसे। ए बी सी की वैल्यू क्या दे रखी है? 3 4 5 दे रखी है, तो हम लिख देंगे 3 + 4 + 5, कितना हो जाएगा? 3 और 4 7 और 5 12, 12 अपॉन 2 कितना आ गया? 6। तो हमारे पास में एस की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। एस की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई? 6 आ गई। यहाँ लिख लेते हैं एस की वैल्यू हमारे पास में 6 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें ये वाले फॉर्मूला में एस की, ए की, बी की, सी की वैल्यू रख देनी है। ठीक है, तो एरिया का निकाल लेना। तो एस की वैल्यू क्या है? 6, 6 माइनस ए 6 माइनस 3, 6 माइनस बी 6 माइनस 4, 6 माइनस 5। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 इंटू 6 माइनस 3 कितना हो गया? 3, 6 माइनस 4 कितना हो गया? 2, 6 माइनस 5 कितना हो गया? 1, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 2 36, 36 अंडर रूट 36, किसका स्क्वायर रूट है? ये 6 का स्क्वायर रूट है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से भी हमारा उसकी वैल्यू आ गई,
पिछले तरीके से भी इसकी वैल्यू आ गई, यानी ये दोनों सही भी है और आपस में रिलेटेड भी है, इसकी व्याख्या कर रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है रीजन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब हमें इसके अंदर नीचे से अधिक संचयी बारंबारता बंटन प्रदत्त है। से अधिक यानी कि मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्या है समझाती हूँ, देखो हमें दे रखे हैं प्राप्तांक यानी कि मार्क्स ऑब्टेन्ड, और यहाँ हमें दे रखी है छात्राओं की संख्या। कहने का मतलब है यहाँ पर हमें दे रखे हैं कि कितने मार्क्स आए हैं और कितने लोगों के आए हैं, कितने बच्चों के आए हैं। 0 से ज्यादा मार्क्स कितने लोगों के आए हैं, 53 लोगों के आए हैं। 10 से ज्यादा मार्क्स आए हैं 48 लोगों के। 20 से ज्यादा मार्क्स आए हैं 40 लोगों के। 30 से ज्यादा मार्क्स आए हैं 25 लोगों के। 40 से ज्यादा मार्क्स आए हैं 15 लोगों के। 50 से ज्यादा आए हैं 6 लोगों के। हमें क्या करना है, हमें इतने बड़ी टेबल पे ध्यान नहीं देना है, हमें इधर देखना है वर्ग अंतराल 20 से 30 की बारंबारता छात्राओं की संख्या बतानी है। यानी कि हमें क्लास इंटरवल 20 to 30 की फ्रीक्वेंसी बतानी है कि कितने बच्चों के मार्क्स 20 से ज्यादा और 30 से कम आए हैं। 20 से ज्यादा और 30 से कम यानी 20 से और 30 के बीच में आए हैं, वो बताना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो 20 से अधिक दे रखे हैं, 20 से अधिक कितनी है, 40 है। 20 से अधिक कितने हैं, 20 से अधिक दे रखी है हमें 40। 30 से अधिक कितनी है, 30 से अधिक हमें दे रखी है 25। हमें इनको निकालना है, हमें इनके बीच का निकालना है। हम कर देंगे माइनस। तो 20 से 30 के बीच के अंदर कितने लोगों के मार्क्स आए हैं, 15 लोगों के मार्क्स आए हैं, और आपका ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? क्या पूछा गया था कि 20 से 30 की छात्राओं की संख्या बतानी है, यानी कि जिनके मार्क्स 20 से ज्यादा आए हैं, 30 से कम आए हैं, उनकी वैल्यू बतानी है। पर हमें कम वाली नहीं दे रखी, हमें अधिक वाली दे रखी है। हमें दे रखी है 20 से ज्यादा 40 लोगों के आए हैं, 30 से ज्यादा 25 लोगों के आए हैं। तो अगर हम 40 में से 25 लोगों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में वो वैल्यू आ जाएगी जिनके 20 से ज्यादा और 30 से कम है। ठीक है, ये वैल्यू हमारे यहाँ पर आ गई। चलिए 1 सेकेंड पानी पी लूं, फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यदि मीन की वैल्यू कितनी दे रखी है 24, मीडियन माध्यिका की वैल्यू दे रखी है 26, तो हमें बहुलक बताना है, मोड की वैल्यू बतानी है। एक बहुत ही सिंपल सा इसके अंदर हमारे फॉर्मूला लगता है, बट कंफ्यूजन ये आता है कि वो फॉर्मूला याद नहीं रहता है ना। तो आज उसकी भी ट्रिक बता देती हूँ, फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से याद रह जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है, z इज 3m माइनस 2x बार। जहाँ पे ये z क्या है, z है मोड यानी बहुलक। m क्या है, m है मीडियन यानी कि माध्यिका, और x बार क्या है, x बार है मीन यानी कि अपने माध्य। ठीक है, अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, बड़ा भाई पहले आएगा, छोटा बाद में आएगा। बड़ा भाई कौन है, मीडियन, बड़ा अक्षर है ना, मीडियन माध्यिका भी बड़ा ही अक्षर है। और छोटा कौन है, छोटा मीन है। तो बड़ा पहले आएगा, m पहले आएगा, x बार बाद में आएगा। बड़े के साथ बड़ा आएगा, छोटे के साथ छोटा आएगा। तो बड़े के साथ में 3 आ जाएगा और x बार के साथ में 2 आ जाएगा। हो गया याद? क्या फॉर्मूला हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2x। अब हमको सिर्फ वैल्यू रखनी है। हमें वैल्यू क्या दे रखी है, मीडियन की वैल्यू हमें दे रखी है 26, 3 इंटू 26 माइनस मोड की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, मोड की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 20, मोड हमें निकालना है। मीन की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, मीन की वैल्यू हमें दे रखी है 2, तो 2 इंटू 24। एक सेकेंड, तो मीडियन हमें क्या दे रखा है, मीडियन हमें दे रखी है 26,
मोड मीन हमें दे रखा है 24, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3 इंटू 26 आ जाएगा 78, 2 इंटू 24 हमारे पास में आ जाएगा 48, हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 30। तो हमारी मोड की वैल्यू क्या है, 30, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। एक तार 10 सेंटीमीटर की भुजा के वर्ग स्क्वायर की आकृति का है। ठीक है, यदि तार को पूरी तरह से खोला जाता है और इसे पुनः 12 सेंटीमीटर लंबाई के आयत रेक्टेंगल से मोड़ दिया जाता है तो आयत की चौड़ाई हमें बतानी है, ब्रेथ बतानी है हमें। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब याद रखने वाली चीज इसमें क्या है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमें वायर को मोड़कर खोलकर कुछ करना है, वायर दे रखी है, उसको एक शेप से दूसरे शेप में बदलना है, तो उसके लिए हमें एक अपने दिमाग में एक चीज बिठा के रखनी पड़ेगी कि चाहे हम उसको किसी भी शेप में बदल दे, उस वायर का पेरीमीटर जो परिमाप होता है वो नहीं बदलेगा। एरिया बदल सकता है, एरिया हमारा बदल सकता है, लेकिन उसका परिमाप बिल्कुल नहीं बदलेगा, यानी कि उसका पेरीमीटर नहीं बदलेगा। जो उसकी लंबाई होगी वो तो उतनी रहेगी, उसकी बाउंड्री तो उतनी ही रहेगी। तो हमारी अगर हमने इसकी भी, हमने क्या किया, एक वायर को, वायर पहले स्क्वायर के फॉर्म में थी, उसको हमने चेंज कर दिया रेक्टेंगल के फॉर्म में, तो पेरीमीटर नहीं बदलेगा। तो इससे हमें क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यानी आयत, दोनों के इक्वल होता है। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू ए, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l प्लस बी। ए क्या होता है, ए भुजा होती है, साइड होती है। हमें साइड कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और हमें इसके अंदर बी कैलकुलेट करना है। एल दे रखा है, एल कितना दे रखा है, हमें लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, बी करना है, इसी फॉर्मूले के थ्रू हम कर लेंगे। एल दे रखा है, बी कैलकुलेट करना है, तो 4 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 2। एल कितना हो गया, एल दे रखा है 12 प्लस बी हमें निकालना है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 40 इंटू 2 12 प्लस बी, ये 2 से हम 40 को कट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 इज इक्वल्स टू 12 प्लस बी। ये 12 यहाँ प्लस का है, ये यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 माइनस 12 यानी कि 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम और उनका एचसीएफ, हाँ, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 40 गुना है। ठीक है, और एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो, यानी कि उनका जो सम है वो कितना है, 1476 है। यदि एक संख्या 288 है तो हमें दूसरी संख्या बतानी है। बहुत ही सिंपल है। अब वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, कैलकुलेशन जिसके अंदर बढ़ी जाएंगी वो आप खुद कर लेना। देखिए क्या होगा, एलसीएम है, हमने मान लिया जो एचसीएफ है वो कितना है, वो हमें एक्स दे रखा है। ठीक है, तो हमारा जो दो संख्याओं का जो एलसीएम है उनके एचसीएफ का 40 गुना है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 40x। अगर हमारा एचसीएफ x है तो हमने एलसीएम कितना हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा 40x। अब क्या बोला गया है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो 1476 है, तो एचसीएफ प्लस एलसीएम यानी कि x प्लस 40x का जो हमारा सम आएगा वो आ जाएगा 1476। ये कितना हो गया, 41x हो गया। x हमारा उधर चला जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम। जब हम इसको कट करेंगे हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 36। x का मान हमारे पास में क्या आ गया, 36 आ गया। अब इस 36 x का मान हमारे पास में 36 है, तो एलसीएम का हम कैसे निकालेंगे, 40 इंटू 36 कर एलसीएम कैसे निकाल लेंगे हम, एलसीएम हम कैसे निकाल लेंगे, 40 इंटू 36। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आगे ये कट जाएगा। अब यहाँ पर हमने ये एलसीएम निकाल लिया। ठीक है,
अब हमसे क्या पूछा है, एक संख्या का मान है 288 और दूसरी संख्या का मान पूछा गया है हमसे। इसको हम उधर होता नहीं है, छोड़ो, यहां साइड में देखेंगे। यहाँ साइड में देख लेते हैं किस तरीके से आएगा। बहुत आसान तरीका है। जब हमें एक वैल्यू दे रखी हो, दूसरी वैल्यू निकालनी हो और हमें उसका HCF और LCM के बारे में पता हो, तो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ देखना क्या फॉर्मूला होता है। HCF, इधर इधर संख्या लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा HCF इंटू LCM। HCF इंटू LCM हो जाएगा। फर्स्ट संख्या हमें क्या दे रखी है, 288 दे रखी है। दूसरी संख्या हमें निकालनी है तो हम उसको सेकंड नंबर ही लिख देंगे। तीसरी HCF हमारे पास में कितना आ गया, HCF हमारे पास में आ गया 36। HCF हमारे पास में आ गया 36 और LCM हमारे पास में कितना आ गया 40 इंटू 36। अब हम इस 288 को ले जाएंगे वहां पे, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 36 इंटू 40 इंटू 36 अपॉन 2। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हाँ, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 8 की टेबल से ये गया हमारे, 4 की टेबल से ये गया हमारे 9 टाइम्स, 4 की टेबल से ये गया हमारे 72 टाइम्स, 36 की टेबल से गया 2 टाइम्स और ये गया हमारे 5, कहाँ गया, पीछे गया 20 टाइम्स। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। पूरा सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। ये HCF और LCM हमारे फैक्टराइजेशन और ये सब कुछ जो भी है रीट के अंदर भी लग रहा है, रीट का भी सिलेबस है। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, स्पेसिफिकली इस फॉर्मूले का। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या का वर्ग यानी कि स्क्वायर, एक संख्या का स्क्वायर 225 के साथ में समाप्त हो रहा है। संख्या के अंतिम 2 अंक क्या हो सकते हैं। हमसे पूछा है कि अगर एक नंबर का जो स्क्वायर है वो किससे एंड हो रहा है, वो 225 से एंड हो रहा है। वो किसके साथ एंड हो रहा है, 225 के साथ में एंड हो रहा है। और हमें क्या करना है, हमें संख्या के अंतिम 2 अंक क्या हैं, नंबर में लास्ट के 2 डिजिट्स क्या हैं, वो निकालना है। तो हमारे पास में ये ऑप्शंस दे रखे हैं। ये ऑप्शंस किस लिए दे रखे होते हैं एग्जाम में, आंसर को जल्दी कैलकुलेट करने के लिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हम इसको इस अप्रोच के साथ में करेंगे कि ऑप्शंस के थ्रू हम इसका आंसर निकाल सकें। वैदिक मैथ्स रीट में भी लग रही है और एक छोटा सा सिंपल सा ट्रिक होता है, बहुत बेसिक है, हर किसी को ये आज के जमाने में पता होती है। क्या ट्रिक है कि अगर कोई नंबर, किसी नंबर के एंड में 5 आ रहा है, जैसे 25 के एंड में क्या आ रहा है 5, 75 के एंड में क्या आ रहा है 5, 55 के एंड में क्या आ रहा है 5, 85 के एंड में क्या आ रहा है 5, तो किसी भी संख्या के अंदर अगर लास्ट डिजिट हमारी 5 है, उस संख्या का स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान तरीका है। कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, 25 का स्क्वायर सबको पता है तो इसको हम इसी से लेकर चलते हैं। पहली जो संख्या है उससे एक बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 3, 2 से एक बड़ी संख्या कौन सी है 3, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, साथ में लिख देंगे, साथ में लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, साथ में लिख देंगे तो क्या आ जाएगा 625 आ जाएगा। क्या 25 का स्क्वायर यही होता है, यही होता है ना। वैसे ही हम 55 का निकालते हैं। 55, 5 से एक बड़ी संख्या क्या है 6 है, 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना है 25 है, तो हमारे 55 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3025 आ जाएगा। विश्वास नहीं है कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो। 75 का देखते हैं,
7 से 1 बड़ा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 7 इंटू 8 हमारे पास में कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। तो हमारे पास में 5625 आ जाएगा। वैसे ही जो हमारा 85 है लास्ट ऑप्शन, वो भी देख लेते हैं। 8 से 1 बड़ा क्या होता है, 8 से 1 बड़ा होता है 9। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। साथ में लिख देंगे तो 7225 आ जाएगा। यानी कि ये हमारे आगे। अब हमें पूछा गया है कि एक संख्या का वर्ग 225 के साथ में एंड हो रहा है, वो संख्या हमें इसमें बतानी है। 225 के साथ में हो रहा है, तो क्या इसमें 225 आ रहा है, नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है 7225, इसमें लास्ट में 225 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन 85, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, वही असर्शन रीजन आ गया वापस से। बहुत ही बेसिक है ये, तो 10th क्लास का चैप्टर 1 का टॉपिक है ये। 10th क्लास का चैप्टर 1 इसमें से आया है। क्या है, कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होती है, नेचुरल नंबर सबको पता है, वो नंबर्स जो नेचर में मिले, जो 1 से स्टार्ट हो। जैसे आपसे कोई पूछे यहाँ पर सेब पड़े हैं, 1 2 3 4 गिनो इनको, तो आप 1 से गिनती स्टार्ट करते हो। यानी कि नेचुरली आप 1 से ही स्टार्ट कर रहे हो, नेचर में 1 ही अवेलेबल है। तो वो संख्याएं 0 से तो नहीं शुरू करते कि सेब पड़े हैं, अब आप 0 से गिनती शुरू करोगे, 0 1 2 ऐसे तो नहीं करोगे। आप शुरू किससे करोगे, 1 से। तो जिससे शुरू कर रहे हो, काउंटिंग जिससे, गिनती जिससे शुरू होती है, वही हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर होते हैं। अब इसमें बोला क्या है, कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या n नहीं है जिसके लिए 4n का अंतिम अंक 0 हो। 4n का अंतिम अंक हमारे पास में 0 हो। क्या कहने का क्या मतलब है इसमें, 4n का अंतिम अंक तभी 0 हो सकता है, तभी 0 हो सकता है जब 4n के प्राइम फैक्टर्स में हम 2 और 5 को लेकर आए, क्योंकि 2 और 5 ही तो मिलाकर क्या करते हैं, 10 बनाते हैं। तो अगर 2 और 5 दोनों साथ में आएंगे, 2 और 5, तो क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो उस वजह से क्या हो जाएगी, हमारे लास्ट की डिजिट 0 हो जाएगी। तो क्या 4n के अंदर 2 और 5 दोनों दे रखा है। 4n का पोस्टमार्टम करके देख लेते हैं। 4n को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 की पावर n। तो क्या यहाँ पे कहीं भी दूर दूर तक आपको 5 नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा, यानी कि 5 इसमें नहीं है। 5 नहीं है तो कभी भी उसका अंक 0 नहीं हो सकता। तो जो हमारा असर्शन दे रखा है, जो हमारा अभिकथन दे रखा है, वो तो एकदम सही है, बिल्कुल उसमें झूठ कुछ भी नहीं दे रखा। ठीक है, अब जो रीजन है वो भी देख लेते हैं। रीजन क्या है, 4n का एकमात्र अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर, एकमात्र अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्राइम फैक्टर क्या है हमारा, प्राइम फैक्टर क्या है हमारा, 2 है। एकमात्र प्राइम फैक्टर हमारा 4n का क्या है, 2 है। यहां पे हमने देखा 2 ही है और तो कोई नहीं आ रहा नंबर, तो एकमात्र प्राइम फैक्टर हमारे 4n का 2 है। हमने इसमें भी बात करी। अब ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। अब हमें देखना है कि ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। तो क्योंकि इसका एक ही प्राइम फैक्टर है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही दे रखा है, इस ही वजह से तो वो अंतिम नहीं होगा। क्योंकि अगर इसमें 5 होता तो अंतिम अंक भी 0 हो जाता, लेकिन 5 इसमें है ही नहीं। तो क्या ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 13। द्विअंकीय संख्या x के अंकों का योग 9 है। द्विअंकीय संख्या यानी कि 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर x के अंकों का योग 9 है। यानी कि ये जो x दे रखा है ना हमें, ये जो x दे रखा है, ये 2 डिजिट नंबर है, ये द्विअंकीय संख्या है, इसके अंदर 2 डिजिट्स है। और उन 2 डिजिट्स को जब हम प्लस करेंगे, उनको जब हम प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे, 9 आएगी। उसका जो सम है वो 9 दे रखा है। अंकों के क्रम को उलटकर प्राप्त संख्या y है। 2 डिजिट संख्या है, जैसे मान लो a और b, ये एक x बना रहे हैं। ठीक है, इनका a प्लस b
का जो सम है वो 9 है, और जब हम इनको उलट देंगे यानी ए बी को हमने लिख दिया बी ए, जब हमने इनको उलट दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया y, और x और y के बीच में हमें क्या रिलेशन दे रखा है, ये रिलेशन हमें दे रखा है, तो और हमें इस रिलेशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x और y के अंदर ये रिलेशन हमें दे रखा है और इस रिलेशन की हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम हम इस रिलेशन से करेंगे, जो दे रखा होगा उसका यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 9x इज इक्वल्स टू 2y, x वाली टर्म y वाली टर्म को इधर ले आएंगे, x अपॉन y हो जाएगा, 9 को हम उधर ले जाएंगे तो 2 9 हो जाएगा, 2 अपॉन 9 हो जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, जो x और y का जो रेशियो आ रहा है, x और y का जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2:9 आ रहा है। x रेशियो y हमारे पास में क्या आ रहा है, 2:9 आ रहा है, 2:9 आ रहा है। अब हमें देखनी है कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका हम सम करें 9 आ जाए और उनका x और y का रेशियो भी कितना आ जाए, 2:9 आ जाए। हमारा आंसर वहीं से आ जाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं 1 और 8, 8 और 1, 18 और 81, ये दो ऐसी संख्याएं जिनको हम प्लस करेंगे तो 9 आएगा और हमने इनको उलट के लिख दिया। वैसे ही 2 7 7 2, वैसे ही 3 6 6 3, 4 5 5 4। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको देखना है कि इनमें से किसका रेशियो 2:9 आ रहा है। ये हमारी x वाली वैल्यूज हो गई, ये हमारी y वाली वैल्यूज हो गई, हमें देखना है किसका। तो हमने इसको 9 की टेबल से काटा, कितना आ गया 2, 9 की टेबल से काटा कितना आ गया 9 आ गया, यही हो गया, यही आ गई हमारी xy की वैल्यू। xy की वैल्यू 18 और 81 ही आ गई पहली बारी में ही। अगर हम इसमें देखें 27 को तो 3 टाइम्स जा रहा है, 72 हमारे 8 टाइम्स जा रहा है, 72 8 टाइम्स जा रहा है, तो ये नहीं होगा, वैसे आगे वाले भी नहीं होंगे। तो हमारी वैल्यू आ गई एक्स वाई की, हमारी तो वैल्यू आ गई, एक्स वाई की हमारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें x और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 18 आ गई। x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, एक सेकेंड, हाँ जी, x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 18। अब हम इस 18 वाली वैल्यू को इसके अंदर रख देंगे, 18 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 18, तो 18 का स्क्वायर हमारे पास में कितना हो जाएगा 324, माइनस 2 इंटू 18 कितना हो जाएगा 36। 324 में से अगर हम 36 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा 288। 288 ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत आसान क्वेश्चन है, हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सरल करना है। कैसे करेंगे, हमें दे रखा है 10 अपॉन 6 रूट 6 इंटू 60 रूट 30 अपॉन 25 रूट 5। जो ये रूट 30 दे रखा है, इस रूट 30 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, रूट 30 को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, रूट सॉरी अरे हाँ, रूट 30 को हम लिख सकते हैं रूट 6 इंटू 5, इस तरीके से लिख सकते हैं। अपॉन में हमें दे रखा है 25 रूट 5, तो हमने रूट 6 से रूट 6 को कट कर दिया, रूट 5 से रूट 5 को कट कर दिया। 6 की टेबल से ये कितनी टाइम्स गया, 10 टाइम्स, 100 बन गया। 25 की टेबल से 100 हमारे कितनी टाइम्स गया, 4 टाइम्स। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. What is the height of the tower? हमें हाइट निकालनी है टावर की। हिंदी में भी देख लेते हैं। एक मीनार धरातल पर खड़ी है, ओके खड़ी है, धरातल पर एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 15 मीटर दूर है, मीनार के फुट से कितनी दूर है, 15 मीटर दूर है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण यानी कि एलिवेशन एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। हमें मीनार की ऊंचाई यानी कि हाइट बतानी है। बहुत ही आसान है, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज पढ़ी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले पढ़ी है। हिंदी वालों ने इसको पढ़ा होगा लाल बट्टा कक्का,
है ना, पढ़ा है, ये पढ़ा है, इसी से इसका आंसर आएगा। बहुत सिंपल सा है। देखिए हम क्या लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। यहाँ हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारा टावर है, ये जो है ना ये हमारा टावर है, ये हमारा टावर है, ये हमारा टावर है, ठीक है। ये हमारा टावर है और टावर से 15 मीटर की दूरी से, ये कितनी हो गई, ये 15 मीटर है ना, 15 मीटर की ये दूरी हो गई, ये 15 मीटर की दूरी हो गई। इससे जो हमारा टॉप एलिवेशन, उन्नयन कोण, जो हमारा एलिवेशन एंगल बन रहा है, यानी कि ये वाला जो एंगल बन रहा है, जो ये वाला एंगल बन रहा है, वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। अब ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें बेस की वैल्यू पता है, बेस की वैल्यू पता है, और हमें इसकी हाइट निकालनी है, यानी कि हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालने के लिए हमें कौन सी इसके अंदर टर्म यूज करनी पड़ेगी, पी बी वाली। ये कौन सी टर्म होती है, टेन थीटा की टर्म होती है। क्या है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें पता नहीं है, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। अब P अपॉन बी, बी क्या है, बी हमारे को दे रखा है 15। टेन 60 डिग्री हमें पता है कितना होता है, √3 होता है। वो टेबल होती है, वो याद करवाई जाती है, उसको याद करना होता है। तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास में √3। यहाँ हो गया, ये हो गया। अब इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई में भेज देंगे, तो हमारी P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15√3 आ जाएगी। हमारे P की वैल्यू, हमारे हाइट, टावर की हाइट कितनी आ जाएगी, 15√3 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ आई तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, अब हमें इसमें पॉइंट्स के वर्टिसेस दे रखे हैं, शीर्ष यानी कि हमें इसके वर्टिसेस दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, 5,2, 4,7, 7,-4। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। बहुत आसान है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर हमें वर्टिसेस दे रखी हो तो हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। और फॉर्मूला क्या होता है ना, याद नहीं रहता, उसको ट्रिक से याद करना होता है। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, इधर देखेंगे सारे। एरिया निकालने का, हाफ कर दो, सबसे पहले तो हाफ कर दो, फिर आप मॉड लगा दो। यहां पे आपने लगानी है मॉड। ठीक है, अब 3 ब्रैकेट्स बना दो, तीनों ब्रैकेट्स के बीच में प्लस लगा दो। अरे तीनों ब्रैकेट्स के बीच में आपको क्या लगाना है, प्लस लगाना है। यहां तक आपने करा, अब उसके बाद में आपको क्या करना है, एक्स वाई वाई लिखना है। तीनों में आपको क्या लिखना है, यहां लिखना है एक्स वाई वाई, एक्स को बाहर लिखना है, एक्स को ब्रैकेट से बाहर लिखना है। मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया इसमें, यहाँ पे जो ये एक्स आएगा ना, इसको हम वापस से लिख लेते हैं थोड़ी स्पेस के साथ में नीचे। ठीक है, एक्स को ब्रैकेट से बाहर लिखना है, तो हमने यहाँ एक्स लिखा, ब्रैकेट लगा दिया वाई वाई लिख के, प्लस एक्स लिखा, ब्रैकेट लगा दिया वाई वाई लिख के, फिर प्लस एक्स लिखा, ब्रैकेट लगा दिया वाई वाई लिख के। इन वाई के बीच में आ जाएगा माइनस आपके। अब आपको क्या करना है, नंबर्स को घुमाना है। सबसे पहले आ जाएगा ये 1 2 3, 2 3 1, 3 2 1। ये आपका फॉर्मूला बन गया एरिया को निकालने का। अब हमें कुछ नहीं करना है, वैल्यूज रखनी है। हमें क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज रखनी है। वैल्यूज रखने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं इनको हम इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में नामांकित किया गया है। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा या कॉस थीटा का मान कभी भी 1 से, हाँ अब हमें क्या देखा, राइट एंगल ट्रायंगल की बात आ गई है। राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा या कॉस थीटा का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। हमें क्या बोला गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक सेकेंड,
एक सेकंड रुक जाओ। हाँ जी, तो हमें बोले राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कभी भी एक से ज्यादा नहीं जाती है। बिल्कुल नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती? देखिए साइन थीटा आप लिख रहे हैं, साइन थीटा वाली टेबल पता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। यहाँ हमारी आ जाएगी साइन थीटा की वैल्यूज और यहाँ आ जाएगी हमारे कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यूज। ठीक है, साइन थीटा 0 डिग्री पे क्या होता है? 0 होता है। 30 डिग्री पे क्या होता है? 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसी का उल्टा हो जाएगा, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इनकी वैल्यू 1 से कहीं आगे जा रही है? 0 और 1 के बीच में ही है। 0 और 1 के बीच में 1 से आगे नहीं जा रही। तो ये बात तो एकदम सही हो गई, ये बात तो एकदम करेक्ट हो गई। हमारा जो असर्शन है, जो हमारा असर्शन है वो तो एकदम सही हो गया। अब हमारी बात आ जाती है रीजन की। रीजन क्या है? किसी भी समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल के कर्ण हाइपोटेनियस सबसे लंबी भुजा होती है। यानी कि वो कह रहा है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो कर्ण होता है, जो हमारा हाइपोटेनियस होता है, वो सबसे बड़ी साइड होती है, वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो क्या ये बात भी सही है? बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी वही हो जाएगी भुजा। कैसे कैसे सबसे बड़ी हो जाएगी वो? देखिए इधर साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है। उसमें हमने पढ़ा था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में हमने यही चीज पढ़ी थी कि जो हमारा लंब होता है, लंब बटा कर्ण हो जाएगा ये, है ना। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस अगर इसमें छोटी हो गई तो वो वैल्यू तो 1 से कम चली जाएगी, वो सॉरी 1 से ज्यादा चली जाएगी। इसीलिए ये एकदम इसका करेक्ट रीजन भी हो गया और साथ में ये बात भी साबित हो गई कि h जो होता है वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है। तो इसके अंदर हमारी ऑप्शन ए इसके अंदर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये है हमारा, एक संख्या को 27 के स्थान पर 72 से गुणा किया जाता है तो प्राप्त उत्तर वास्तविक परिणाम से कितना अधिक होगा। सिंपल सी बात है, हमें वास्तविक उत्तर निकालना है। हम क्या करेंगे, जो हमारी गलत संख्या है, हमारी जो गलत संख्या है, रॉन्ग वैल्यू है, उसको हम डिवाइड कर देंगे सही संख्या से। हमारी सही संख्या क्या है ना। गलत क्या है? 72 है। सही क्या है? 27 है। डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा? 9 की टेबल से ये गया 8 टाइम्स, 9 की टेबल से गया 3 टाइम्स, 8/3, 8/3 हमारा सही आंसर इसके अंदर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें एरिया दे रखे हैं, एक साइड पे हमें शेप्स बता रखी हैं और एक साइड पे उनका एरिया का फॉर्मूला दे रखा है। सबसे पहला इसमें से आपको देख लो किसका आपको सबसे आसान तरीके से आता है। आपको इसका अंदर सबसे आसान तरीके से ट्राइंगल का आता है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो डी का 3 सिर्फ मैचअप्स के अंदर स्मार्ट एलिमिनेशन करना होता है, यानी कि जो ऑप्शन मिल जाए फटाफट करके नेक्स्ट कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस पे बढ़ो ताकि आपका टाइम सेव हो। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल इजीली याद है और आपको पता है डी का 3 हो गया। डी का 3 ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, सिर्फ इसमें है, तो आपका सही आंसर भी यही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम देख लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हमारा? हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई यानी कि बेस इंटू हाइट। D1 D2 क्या थे इसके अंदर? इसके अंदर D1 D2 हमारी लेंथ ऑफ डायगोनल्स थी। बचा क्या? बचा हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू A प्लस B इंटू एक्स, जहां जो A और B है वो हमारी आसन्न भुजाएं हैं यानी कि हमारी एडजेसेंट साइड्स है, और H क्या है? H हमारी हाइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। k का वह मान जिसके लिए द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ये दे रखी है। बहुत आसान चीज है। सबसे पहले तो हम इसको एक तरीके से लिख लेते हैं कि x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा?
के एक्स स्क्वायर माइनस 2k x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है जो हमारी स्टैंडर्ड, जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है, वो होती है हमारे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको और उसको, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो ए की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, ए की हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी के, ए की वैल्यू आ गई के, बी की हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2k, सी की हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 6। ए के बी माइनस 2k, सी की वैल्यू आ जाएगी 6। अब हम क्या करेंगे, इससे डी की वैल्यू निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है उसका फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस बी स्क्वायर माइनस 4ac में हमारी जो ए बी और सी की वैल्यू आई है वो हम पुट कर देंगे। तो क्या वैल्यू आई है, बी की वैल्यू है माइनस का 2k, माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, k है, और सी की वैल्यू क्या है, 6 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस माइनस ये कितना आ जाएगा 24k। हम इसमें से 4 और कोई k को कॉमन ले लेंगे क्योंकि वो कॉमन आ रहा है, 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब 24 के मल्टीपल में 4 आता है और k भी कॉमन आ रहा है, तो हम इनको कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 4k और अंदर क्या बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप इसमें ध्यान से देखिए, अगर आप 4k को 0 के बराबर रखोगे, दो वैल्यू है 4k और माइनस का और k माइनस 6, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू तो 0 होगी ही क्योंकि इनका आंसर 0 आ रहा है ना। जब हम 2 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो हमें 0 मिलता है, यानी कि 2 का किसी एक बार 0 से मल्टीप्लाई करने, यानी इन दोनों में से कोई एक चीज 0 होगी तभी हमारे आंसर 0 आ रहा है। अब अगर हम 4k को 0 रख देंगे तो हमारी k की वैल्यू 0 आ जाएगी, k की वैल्यू 0 ऑप्शन में दे नहीं रखी है तो हमें इसी को ही 0 रखना पड़ेगा। तो जब हम k माइनस 6 को 0 के बराबर रखेंगे तो हमारी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, तो हमारे पास में क्या पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि एक त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, वो अंतः सम्मुख कोणों, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के योग के बराबर होता है। इसको हम इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। कहने का इसका क्या है कि एक ट्राइंगल, एक जो हमारा ट्राइंगल है उसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो उस ट्राइंगल के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो एकदम सही बात है, बचपन से हम ये चीज पढ़ते आ रहे हैं कि एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो उस अंदर वाले ट्राइंगल के उस ट्राइंगल के अंदर के जो दो ऑपोजिट एंगल्स होंगे ना उनके सम के इक्वल होगा। ये चीज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो जो हमारा कथन फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है। अब हम दूसरा कथन दे रखा है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं की लंबाइयों के बीच का अंतर सदैव तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। तो इसमें है ना पूरी स्टेटमेंट एकदम सेम टू सेम छापा हुआ है, लेकिन एक शब्द का हेरफेर करके उसका स्टेटमेंट को मतलब पूरा बदल दिया। ठीक है, कहने का इसको इंग्लिश में देखते क्या कहने का मतलब है, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं, यानी कि एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की दो भुजाएं, ये ट्राइंगल है, इसकी दो भुजाओं का सम, इसकी दो भुजाओं का सम, दो भुजाओं का जो योग, सॉरी दो भुजाओं का जो अंतर है, सम नहीं, जो अंतर है वो सदैव तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होगा। क्या ऐसा हो सकता है? आप बताओ, क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। अपन ने एक क्वेश्चन किया था वो स्केलिंग ट्रायंगल वाला, उसमें एक साइड 3 थी, 4 थी, 5 थी। अब आप क्या करो, 5 में से 3 घटा दो, क्या आ गया? 2 आ गया। क्या 2 4 से ज्यादा है? नहीं। आप 5 में से 4 घटा दो, क्या आ गया? 1 आ गया। क्या 1 3 से ज्यादा है? नहीं। आप 4 में से 3 घटा दो, क्या आ गया? 1 आ गया। क्या 1 5 से ज्यादा है? नहीं। अगर यहाँ दे रखा होता से कम होता है, यहाँ पर लेस दे रखा होता ना, तो ये ऑप्शन सही हो जाता, कथन सही हो जाता, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? अधिक दे रखा है। अधिक नहीं होता, कम होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर नहीं होता। तो हमारा कथन फर्स्ट जो है वो सत्य है, कथन सेकंड जो है वो असत्य है। ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। सर्वांग समता। सर्वांग समता को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस
हमें इसके कॉन्ग्रुएंस बताने हैं, ठीक है, मैचअप है एस एस एस। अब इसके ना नाम ये बहुत ही आसान है, नाम में दे रखा है एस एस, क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा साइड साइड साइड, यानी कि जिनकी जो दो ट्राइंगल्स की अगर साइड 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 इक्वल हैं उनको हम क्या कहते हैं, एस 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 सर्वांग समता कहते हैं। और इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीनों संगत भुजाएं, यानी कि तीनों संगत यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो हमारी इक्वल होती हैं। तो ए का तो हो जाएगा हमारे पास में 3, अब ए का 3 दो ऑप्शन में है, ये तो कट गए दोनों, एलिमिनेशन करना है, ए का 3 दो ऑप्शन में। अब हम देखते हैं एस ए एस, एस ए एस क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण और भुजा, तो क्या दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है, एस 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 ए एस यानी साइड एंगल साइड। तो बी का हो जाएगा 4, बी का 4 इन दोनों में से ये वाले ऑप्शन में है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी भी देख लो, बाकी भी देख लो, ए एस ए सर्वांग समता क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल यानी दो कोण और उनके बीच की भुजा, सी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, आर एच एस सर्वांग समता राइट, आर एच एस यानी राइट एंगल वाला, ठीक है, तो उसके समकोण त्रिभुज का कर्ण और राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है, वो क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड, आर एच क्या हो जाएगा राइट एंगल हाइपोटेनियस और एस यानी साइड, समकोण त्रिभुज का कर्ण, कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस और उसकी एक साइड, तो उसका ऑप्शन नंबर 4 हमारे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 24। नीचे दो कथन दिए गए हैं, वही आ गया वापस से असर्शन रीजन। देखा जाए तो कितने सारे असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आ रखे हैं और वो भी मैथ्स के अंदर। मैथ्स में थ्योरी पूछी जा रही है, कैलकुलेशंस का काम बहुत कम कर दिया है, और जिसमें भी आपको अगर वैदिक मैथ्स आती है तो आपकी कैलकुलेशन तो चुटकियों में होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलिए हम ये देखते हैं, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर के एक बड़े धातु ठोस गोले मेटेलिक सॉलिड स्फीयर को पिघलाया जाता है और इसे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे ठोस गोलाकार गेंदों में फिर से ढाला जाता है, तो ठीक 64 छोटी गेंदें बनाई जा सकती है। कहने का मतलब है कि एक बड़ी स्फेरिकल बॉल है, एक बड़ा गोला है, ठीक है, एक बड़ी बॉल है जिसकी रेडियस क्या है, बड़ी बॉल की रेडियस क्या है 8 सेंटीमीटर है। अब वो मेटल की बनी है, मेटल को गलाया गया, मेल्ट किया गया, मेल्ट करने के बाद में उसी मेटल से हमने क्या की, छोटी छोटी गोलियां बना दी, छोटी छोटी बॉल्स बना दी, और उन छोटी छोटी बॉल्स की रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर है। और हमें बोला गया है कि उस 8 सेंटीमीटर वाली बड़ी बॉल से जो छोटी छोटी बॉल्स बनी हैं वो 64 बनी है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, जो रेशियो है दोनों की रेडियस का, उसका रेशियो निकालकर क्यूब कर दो, हमारा आंसर अगर ये आता है तो करेक्ट हो जाएगा। रेशियो कैसे हो जाएगी, बड़ी वाली रेडियस अपॉन 2, इसका हमने कर दिया क्यूब, 8/2 4, 4 का क्यूब 64, यानी कि हमारा ये स्टेटमेंट तो एकदम सही है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। अब हम देख लेते हैं कारण, रीजन। जब एक ठोस को पिघलाया जाता है और दूसरे ठोस यानी कि सॉलिड, एक सॉलिड को पिघलाया जाता है और दूसरे सॉलिड के रूप में ढाला जाता है, यानी कि उसको रिकास्ट किया जाता है, रिफॉर्म किया जाता है दूसरे सॉलिड के फॉर्म में, तब पदार्थ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया जो हमारा टीएसए होता है वो संरक्षित रहता है, संरक्षित यानी कि कंजर्व्ड रहता है, चेंज नहीं होता। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आपने एक बॉटल ली और उस कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में से आपने क्या किया, अलग अलग गिलासों में डाल दिया, तो आप मुझे एक बात बताओ, उसका जो सरफेस एरिया था वो बदला क्या? नहीं बदला। उसकी वॉल्यूम बदली, मतलब उसकी वॉल्यूम बदली क्या? नहीं बदली। उसका एरिया तो बदलेगा ना, पहले वो बॉटल की फॉर्म में था, अब वो गिलास की फॉर्म में आ गया, उसका एरिया तो बदल गया, लेकिन क्या हम उन सब का अगर हम वॉल्यूम निकाले तो क्या वॉल्यूम बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी, वॉल्यूम उतनी की उतनी रहेगी। तो इसीलिए अगर यहाँ पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की जगह पर हमें टोटल सरफेस एरिया की जगह पे हमें वॉल्यूम दिया गया होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन अभी ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की हम तरफ बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, वापस से कथन आगे, कथन ही दे रखे हैं सिर्फ। पहला स्टेटमेंट क्या है, sec² a - tan² a = 1,
जहां पर ए की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होएगी लेकिन 90 डिग्री से कम होएगी। अच्छा, यहाँ पर 0 के बराबर भी हो सकती है और कम तो होगी, ज्यादा तो होगी ही, लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं। 90 डिग्री के साथ में इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ। क्यों नहीं लगा हुआ? क्योंकि सेक और टेन एक 90 डिग्री पर दोनों ही अनडिफाइंड हो जाते हैं, इन्फिनिटी आ जाता है। इन्फिनिटी नहीं कहेंगे बट बताने के लिए कह रही हूँ, अनडिफाइंड हो जाते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पे सेक और टेन दोनों ही अनडिफाइंड हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं दे रखा। तो ये एकदम सही चीज है, ये एकदम बेसिक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटी है। कथन एक हमारा सही हो जाएगा। कथन जो हमारा दूसरा दे रखा है वो ये है कि थीटा के 0 से 90 डिग्री बढ़ने पर कॉस थीटा का मान बढ़ता है। वो कह रहा है कॉस थीटा का मान बढ़ता है। 0 से हम 90 डिग्री की तरफ बढ़ रहे हैं तो कॉस थीटा का मान भी बढ़ रहा है। तो क्या ये चीज सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आप देखो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो क्या बढ़ा या घटा? घटा। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो स्टेटमेंट है वो हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा कथन 1 क्या हो गया? सही हो गया। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। ठीक है, एक सेकंड वेट करेंगे। तो इसी के साथ में हमारे एलडीसी एग्जाम के अंदर आए सारे के सारे 25 के 25 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। इनको सॉल्व करवाने का मेरा एक ही मकसद था कि हम एग्जामिनर की मेंटालिटी पढ़ सकें कि वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चंस बना रहा है। और जहां तक हमने देखे क्वेश्चंस थ्योरी से पूछे जा रहे हैं। थ्योरी को आपको देखना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, मैथ्स में सिर्फ फॉर्मूलाज रटकर चले जाते हैं और आज तक यही पूछे जा रहे थे। कोई आपकी भी गलती नहीं, कोई मेरी भी गलती नहीं। लेकिन अब क्या हो रहा है, पैटर्न बदल रहा है, और पैटर्न बदलते पैटर्न के साथ में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो वो थ्योरी से पूछे जा रहे हैं, और वो भी बेसिक जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर लाइंस दे रखी है ना, उन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। उससे बाहर का कुछ नहीं आ रहा कि आप सोचो बहुत बड़ी चीज है। नहीं, बहुत ही बेसिक बातें हैं। बस उन बेसिक बातों को भी इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इस तरीके से पूछा जा रहा है कि उस समय जो आपकी मानसिक स्थिति होती है जब आप एग्जाम दे रहे होते हो, वो क्वेश्चन आपको हार्ड लगता है, वो कठिन लगता है आपको। तो इसी के साथ में हम इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, और कल इसी समय पर हमारी रीड प्री लेवल 1 की पहली क्लास होगी जिसके अंदर हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। क्योंकि वो एक ऐसी चीज है, वो एक ऐसा पार्ट होता है हमारी तैयारी का जहां पे अगर हमसे गलती हो गई तो आगे बहुत हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, जैसे कि एलडीसी वाले एग्जाम के अंदर हमें भुगतना पड़ा। लेकिन जो हो गया सो हो गया। एलडीसी की गलती हमें आगे नहीं दोहरानी है। आगे हमारे पास में लक्ष्य है हमारा रीड प्री लेवल 1 का, और हमें उसके अंदर से 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लेकर आने हैं, और उसमें दे रखा है कि 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के। तो इसी के साथ में समाप्त करते हैं इस सेशन को। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सिलेबस के साथ में रीड प्री लेवल 1 का। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर।